नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉप टारगेट पॉइंट में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री में, जिसका नाम है कार्बन और उनके यौगिक। आज हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर को कि कार्बन क्या है, कार्बन से कितने यौगिक बनाए जा सकते हैं और कार्बन द्वारा बना यौगिक है क्या, उसके बारे में आज जानेंगे। इस चैप्टर को लाने का मेरा मकसद यह है कि 2024 में देखिएगा मैट्रिक बोर्ड आने वाला है और उस बोर्ड को देखते हुए हम इस चैप्टर को शुरू किए हैं, जिसका नाम है कार्बन और उनके यौगिक। कार्बन और उनके यौगिक। तो आइए शुरू करते हैं क्लास। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो में बने रहिए। देखिए, हम कार्बन पहले हेडिंग देखेंगे। कार्बन, कार्बन आखिर है क्या, क्योंकि कार्बन चैप्टर का नाम है कार्बन से स्टार्ट होता है, तो पहले कार्बन के बारे में हमें जानना होगा कि कार्बन है क्या। ठीक है, इस कार्बन से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कार्बन जो है एक अधातु है। कार्बन एक अधातु है जिसकी परमाणु संख्या 6 होता है। देखिए, ऐसे कार्बन के समस्थानिकों की बात करें तो कार्बन जैसे कार्बन 12 हो गया, कार्बन 14 हो गया, इस तरह से है। लेकिन उसमें हम पढ़ते हैं कार्बन 12 वाला, जिसकी परमाणु संख्या 6 है। संकेत की अगर बात करें तो संकेत होता है C। फिर देखिएगा, इसकी संयोजकता की अगर बात करें तो इसकी संयोजकता 4 होता है। संयोजकता 4 कैसे होता है, तो देखिएगा परमाणु संख्या इसका 12 होता है, परमाणु संख्या 6 होता है। उसका अगर हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2 और 4 आता है। तो इस वजह से देखिएगा इसकी संयोजकता जो होता है 4 होता है। फिर देखिएगा वर्ग, आवर्त सारणी जो होता है पीरियोडिक टेबल, उसमें अगर कार्बन को देखा जाए तो कार्बन को वर्ग 14 में रखा गया है। कार्बन को वर्ग 14 में रखा गया है। इस तरह से हम कार्बन का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा उपस्थिति के अनुसार देखें, कार्बन की उपस्थिति के अनुसार देखें तो कार्बन हमारे वायुमंडल में भी पाया जाता है और कार्बन हमारे पृथ्वी पर भी पाया जाता है। यानी उपस्थिति के अनुसार कार्बन दोनों जगह पर पाया जाता है, वायु में भी और पृथ्वी में भी। वायु में जो होता है कार्बन की मात्रा 0.03% होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, जो हमारे वातावरण यानी वायुमंडल में एयर में जो है घुलित रहता है, मिश्रित रहता है। फिर देखिएगा पृथ्वी पर जो है ना, इसमें अलग रूप से पाया जाता है। वायुमंडल में तो एयर के रूप में पाया जा सकता है, लेकिन देखिएगा पृथ्वी पर ये जो होता है खनिजों के रूप में पाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट HCO3, कोयला, पेट्रोलियम के आदि के रूप में यह कार्बन जो होता है हमारे पृथ्वी पर पाया जाता है। फिर देखिएगा कार्बन की जो बंधन जो होता है यह सहसंयोजक बंधन करता है। यानी कहने का मतलब है यह अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा करके अपना यौगिक का निर्माण करता है। यह किसी को इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता है, किसी से इलेक्ट्रॉन उतना ले नहीं सकता है। इसलिए यह कार्बन जो है अन्य तत्वों के साथ यह इलेक्ट्रॉन का साझा करके यह अपना यौगिक को बनाता है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मीथेन हो गया। मीथेन का होता है CH4। अब यह क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ यह अपना साझा कर लेगा। जिसे आप देख सकते हैं, अगर इसको हम संयोजकता को अगर दिखाएं तो ये होगा CH। ऐसे इसको हम क्या कर सकते हैं, इस पर बैठा सकते हैं, इसमें हम बैठा सकते हैं ऐसे। तो ये जो कार्बन है अपने इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ साझा कर रहा है, न कि इसको ले रहा है और ना ही दे रहा है, साझा कर रहा है। यानी कहने का मतलब है जरूरत पड़ने पर यह अपने इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, जरूरत पड़ने पर अपने इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन से ले सकता है, यानी हाइड्रोजन का भी ले सकता है और अपना यौगिक बना लेता है। तो इस तरह से ये जो इनकी जो संयोजकता होती है कार्बन की, वो संयोजकता होता है सहसंयोजक होता है। इसकी जो बंधन होती है सहसंयोजन बंधन होता है। तो आशा करते होंगे कि कार्बन से संबंधित जितने घटना है आप समझ गए होंगे। तो आइए दैनिक जीवन में हम समझते हैं कि कार्बन का क्या महत्व है। हमारे जो दैनिक जीवन है इसमें हम समझेंगे कि कार्बन की महत्व क्या है, यानी इसके महत्व को कैसे दिखाया गया है। तो देखिएगा कार्बन जो होता है हमारे दैनिक जीवन में, हम कार्बन को विभिन्न प्रकार से भी यूज करते हैं। कार्बन जो होता है हमारे वातावरण से लेकर जिंदगी में
किसी भी प्रक्रिया द्वारा, जैसे हम भोजन करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, जैसे हम उस चीज़ को लिखे हैं कि भोजन के रूप में, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। कार्बोहाइड्रेट में भी जैसे देखिएगा ग्लूकोज हो गया C6H12O6, उसमें भी मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, फैट हो गया। फिर देखिएगा प्रोटीन हो गया, विटामिन्स हो गया, इन सब में कार्बन मिलता है, जो कि हम जितने भी भोजन करते हैं कहीं ना कहीं वह कार्बन से मिलकर ही बना होता है। तो फिर देखिएगा कपड़ा, कागज़, चमड़ा, साबुन, प्लास्टिक, यानी जो हम कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा के बिना कोई भी व्यक्ति रह नहीं सकता है। तो देखिएगा जो कपड़ा बना होता है, जैसे हम ये शर्ट को पहने हैं, ये जो शर्ट है कहीं ना कहीं कार्बन से ही मिलकर बना है। फिर देखिएगा कागज़, जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, आप लोग जिस कागज़ पे अपना नोट्स बना रहे हैं, वो भी जो है कहीं ना कहीं कार्बन से ही मिलकर बना होता है। फिर देखिएगा चमड़ा, चमड़ा जो होता है, जो मनुष्य का शरीर भी है, जैसे हम लोग का शरीर जो है, हम मनुष्य जो है खुद कार्बन से ही मिलकर बना है। क्योंकि देखिएगा कार्बन डेटिंग जो होता है, जीवाश्मों का जो जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म जो होते हैं, इनके बारे में जो सर्च किया जाता है, खोजा जाता है, वो कहीं ना कहीं कार्बन को देखते ही खोजा जाता है। यानी कार्बन के ऊपर ही उसकी खोज की जाती है कि यह कितने साल पुराना होगा, उस कार्बन से उसके पता लगाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं चमड़े में भी है, शरीर में है तो त्वचा में अक्सर ही होगा। फिर देखिए साबुन जो हम लोग यूज करते हैं, तो देखिएगा साबुन ऐसा ही उसकी लंबी श्रृंखला वाला होता है, जो लंबा कार्बन से शुरू होता है, तो उसमें साबुन होता है। फिर देखिएगा प्लास्टिक जो है, उसमें भी कार्बन होता है। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि हमारे आवश्यकताओं को पूरी करने वाली चीज़ है, साथ ही साथ हमारे कह सकते हैं उसको, जैसे कि मान लीजिए ह्यूमन बॉडी या कोई भी लिविंग बॉडी है, उसमें भी। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी आवश्यकता है, इसको पूरी करने वाली जितने भी वस्तुएं हैं, कहीं ना कहीं वो कार्बन से मिलकर बनी है। फिर देखते हैं जैसे दवाई वगैरह, दवाई लेते हैं हम लोग, दवाई जो है यूज करते हैं हम लोग मेडिसिन, तो उसमें भी देखिएगा क्या पाया जाता है, तो कार्बन पाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं पेनिसिलिन हो गया, एस्पिरिन हो गया, आपका ये सल्फा ड्रग्स हो गया, ये सब कहीं ना कहीं, और भी दवाई बहुत सारे जितनी भी दवाइयाँ हैं, कहीं ना कहीं ये कार्बन से मिलकर ही बना होता है। फिर देखिएगा विस्फोटक के रूप में, आज हम जो भी हथियार, विस्फोटक, गोला बारूद जो भी हम यूज करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें क्या होता है कि कार्बन मिला होता है। वो जो भी हथियार होते हैं, जो कहीं ना कहीं कार्बन से ही मिलकर बने होते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं डायनामाइट जो बम है, वो कहीं ना कहीं कार्बन से मिलकर बना है, उसमें कार्बन मिला ही होता है विस्फोट के लिए। अगर कार्बन नहीं रहेगा तो विस्फोट नहीं कर पाएगा। फिर आप देख सकते हैं उसके साथ साथ TNT है, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रो टालुइन नाम है उसका। फिर देखिएगा TNB का अगर फुल फॉर्म देखें तो इसका नाम है ट्राई नाइट्रोबेंजीन। सब ये विस्फोटक हैं, हथियार में यूज किए जाते हैं, और इन सब में कार्बन की मात्रा पाई जाती है कहीं ना कहीं। तो इन सब चीज़ को देखते हुए हमें ये लगता है कि हम कार्बन से कहीं ना कहीं पूरी तरह से घिरे हुए हैं। यानी कार्बन को अगर हम लोग के ज़िंदगी से हटा दिया जाए तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी संभव नहीं है। तो इस सब चीज़ से हमें पता चल गया कि कहीं ना कहीं हम कार्बन से क्या हैं, घिरे हुए हैं। इसी में देखिएगा इसमें एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है बर्जीलियस, जो कि जीवन शक्ति का सिद्धांत देते हैं। ये जीवन शक्ति का सिद्धांत है क्या? बोर्ड के पेपरों में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसलिए इसको बहुत बेहतरीन तरीक़ा से समझाना होगा, और इस चीज़ को बढ़िया से समझिएगा। जो है जीवन शक्ति का सिद्धांत है क्या? देखिए जो बर्जीलियस थे ना, वो थोड़ा सा अगर उनको कहा जाए तो धार्मिक व्यक्ति थे। तो उनका मानना था कि जितने सजीव हैं, यानी जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बनिक यौगिक जितने भी हैं, वो कहीं ना कहीं सजीवों से निर्माण हुआ है। यानी एक दैविक शक्ति आई और या अदृश्य शक्ति आई और उस चीज़ का निर्माण कर दी। यानी वह आस्था में विश्वास रखते थे। तो उनके अनुसार कहा गया कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण सजीव में एक
दैवीय या अदृश्य शक्ति से हुआ है। यानी उनका मानना था कि कार्बनिक पदार्थों का निर्माण अकार्बनिक पदार्थों से नहीं होता है बल्कि सजीवों से होता है। यानी कहने का मतलब निर्जीव से हो नहीं सकता है, सजीव से ही हो सकता है। किनका कहना था? बर्जिलियस का कहना था। लेकिन देखिएगा उन्हीं का एक चेला है जिसका नाम है वॉलर, ये आते हैं और अपने गुरु का ही जो नियम बनाया गया था उसको समाप्त कर देते हैं। कहते हैं कि नहीं, हम इसको नहीं मानते हैं। और देखिएगा वो जो वॉलर थे प्रयोगशाला में काम कर रहे थे, प्रयोगशाला में अपना प्रयोग कर रहे थे, तो उसमें वह प्रयोग में देखिएगा लिए थे अमोनिया साइनेट। ये अमोनिया साइनेट क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे। अमोनिया साइनेट पर अपना वो प्रयोग कर रहे थे, उसको हीट किए थे। तो हीट करते करते देखिएगा जब उन्होंने हीट किया तो रिजल्ट के रूप में बहुत चौंकाने वाली बात आई। चौंकाने वाली बात यह आई कि जो कभी मतलब बर्जिलियस के अनुसार कि यह हो नहीं सकता था, और जो वॉलर थे अपने प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे थे और जो नहीं होने वाला था वो अचानक हो गया। जब अचानक हो गया तो सोचने वाली बात है कि उनका गुरु ने यह कर गया लेकिन चेला ने उनका जस्ट उल्टा कर दिया। तो आइए देखते हैं कि क्या है यह अमोनिया साइनेट, आखिर कैसे दूसरे यौगिक का निर्माण होता है जो कि कार्बनिक है। आइए देखते हैं वॉलर जो हैं किस तरह से काम करते हैं अमोनिया साइनाइड पर। तो इसका सूत्र होता है NH4CNO। इस पर देखिएगा यह इसको हीट करते हैं, या इसको हम उष्मा भी लिख सकते हैं, उष्मा हीट किए थे NH4CNO। NH4CNO जो है अमोनिया साइनाइड का सूत्र है, इस पर उन्होंने कार्य कर रहे थे। ठीक है, आइए देखते हैं वॉलर ने जो NH4CNO पर जो अमोनिया साइनाइड पर जो कार्य कर रहे थे वो उससे क्या किस यौगिक का निर्माण होता है। देखिए तो इसे होता है आपका निर्माण होता है NH2C डबल बॉन्ड NH2 बॉन्ड डबल बॉन्ड O NH2 निर्माण होता है। तो जब इसका जब निर्माण होता है तो देखते हैं तो यह जो सूत्र है कहीं ना कहीं निकल कर आता है किसका, तो यूरिया का। किसका निकल कर आता है? यूरिया का। यूरिया जो है कहीं ना कहीं एक कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है। और ये जो है अमोनिया साइनेट जो है, अमोनिया साइनाइड जो है ये कहीं ना कहीं अकार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक है। तो देखिएगा बर्जिलियस साहब जो बोले थे कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण सजीवों से होता है, लेकिन देखिएगा यहाँ पर जो कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ है वो कहीं ना कहीं देखिएगा अकार्बनिक यौगिक यानी निर्जीव से हुआ है, सजीव से नहीं, निर्जीव से हो चुका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिएगा एक बहुत बड़ी खोज मानी गई उस समय। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो यूरिया है प्रयोगशाला में, यूरिया जो है प्रयोगशाला में संश्लेषित की गई पहला यौगिक है। बोल सकते हैं कि यूरिया जो है प्रयोगशाला में संश्लेषित की गई पहला यौगिक है, फर्स्ट यौगिक है, पहला यौगिक है। यानी जब वॉलर प्रयोगशाला में अमोनिया साइनेट पर कार्य कर रहे थे तो अचानक उनको एक यौगिक निकल गया जो कि एक कार्बनिक यौगिक था जिसका नाम था यूरिया, यानी NH2CO NH2 निकल कर आ गया। देखिए डबल बॉन्ड क्यों लगाया है O के साथ, क्योंकि यह O जो है डबल बॉन्ड बनाता है अपने अन्य तत्वों के साथ, इसलिए। तो यूरिया जो है कार्बनिक यौगिक है, क्या है? कार्बनिक यौगिक है। तो इस तरह से यूरिया की खोज भी कर ली गई और यूरिया जो है पहला कार्बनिक यौगिक भी बन गया। और इसको किसने खोजा है?
तो हम बोल सकते हैं कि इसको खोजा है वॉलर। वॉलर क्या है, तो देखिएगा बर्जिलियस साहब के चेला हैं। बर्जिलियस साहब ने कहा था कि नहीं अकार्बनिक से नहीं हो सकता है कार्बनिक यौगिक का निर्माण, लेकिन वॉलर जो हैं इनके जो चेला हैं वो अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से यूरिया का खोज भी हुआ है और यूरिया पहला यौगिक बना है जो प्रयोगशाला में प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से हम निष्कर्ष का निकाल सकते हैं। नोट करने वाली बात है, नोट करने वाली बात क्या है, पहला नंबर 1 कि जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया है, तो हम बोल सकते हैं बर्जिलियस ने। जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया है, सिद्धांत किसने दिया, बर्जिलियस ने। किसने दिया, बर्जिलियस ने। लेकिन फिर देखिएगा नंबर 2 में समाप्त इसको किसने किया, समाप्त किसने किया, समाप्त किसने किया, तो वॉलर ने किया है। समाप्त किसने किया, तो वॉलर ने। समाप्त किसने किया, तो वॉलर ने। दिया किसने, बर्जिलियस ने। समाप्त किसने किया, वॉलर ने। तो एक चीज याद रखिएगा, जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया है, बर्जिलियस ने। इसको समाप्त किसने किया है, किसने किया, वॉलर ने। तो याद रखिएगा यूरिया जो है प्रयोगशाला में संश्लेषित की जाने वाली प्रथम यौगिक है और यूरिया की खोज भी किया गया है। तो किससे किया गया है, अकार्बनिक यौगिक है जिसका नाम है NH4CNO, जिसको हम बोल सकते हैं अमोनिया साइनेट, जिसको हम बोल सकते हैं अमोनिया साइनेट। अमोनिया साइनेट से किसका निर्माण होता है, किस यौगिक का, तो उस यौगिक का नाम है यूरिया। उस यौगिक का नाम है यूरिया। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलो ठीक है, आइए अगला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन क्या होता है, देखिए हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा केवल दिया गया है, पिछले चैप्टर में पढ़ना जो धातु अधातु चैप्टर है उसमें इसके बारे में बढ़िया से डिटेल से पढ़ना है। खाली यहाँ पर एक टॉपिक दे दिया गया है कि है क्या, तो हम बता दे रहे हैं, सुन लीजिए। रासायनिक बंधन क्या है, केमिकल बॉन्ड जिसे हम बोलते हैं। रासायनिक बंधन क्या है, तो किसी अणु में परमाणुओं को बांध कर रखने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, रासायनिक बंधन बोलते हैं। ठीक है, याद रखिए, एक बार और सुन लीजिए। किसी अणु में परमाणुओं को बांध कर रखने की प्रक्रिया को, या जो बांध कर रखता है उसे हम बोलते हैं रासायनिक बंधन। यह देखिएगा, ये जो रासायनिक बंधन है दो तरीका से, परमाणुओं को बांधने की दो प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया को हम बोलते हैं, जो इसको बांधता है उसको बोलते हैं आयन बंधन, उसको बोलते हैं आयन बंधन। और एक को बोलते हैं सहसंयोजन, एक को बोलते हैं सहसंयोजन। तो देखिए आयन क्या होता है, आयन नाम ही है आयन। तो आयन में देखते हैं, देखिएगा आयन में दो चीज निकल कर आता है। आयन, देखिए आयन कहने का मतलब है एक होगा प्लस और एक होगा माइनस, यानी एक होगा धनायन और एक होगा एगो ऋणायन। तो देखिएगा धनायन हमेशा देखिएगा तो धातु मिलकर आता है, धनायन हमेशा धातु मिलेगा और ऋणायन हमेशा अधातु मिलेगा, अधातु। धनायन हमेशा धातु मिलता है और ऋणायन हमेशा अधातु मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये जो आयन बंधन बनता है वो कहीं ना कहीं धातु और अधातु दोनों को मिलाकर बनता है आयन बंधन। मेरा ना देखिएगा, ये जो धातु एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल में जैसे देख सकते हैं NaCl। यदि हम इसको तोड़ते हैं तो देखिएगा ई टूटता है Na, एगो टूटता है Cl में। तो Na जो होता है यह होता है पॉजिटिव चार्ज और Cl जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम देख सकते हैं कि जो ये सोडियम है ये कहीं ना कहीं धातु हो गया और ये जो क्लोरीन है ये कहीं ना कहीं अधातु हो गया। तो ये इससे ही साबित होता है कि जो धातु और अधातु को मिलाते हैं, इसमें जो मिलाते हैं ये बनता है आयन बंधन बनता है। आयन बंधन कहे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में जुड़ जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं आयन बंधन। तो ये हो गया इससे रासायनिक बंधन। तो देखिए इसमें देखिए ये जो परमाणु, ये जो क्या हो गया, सोडियम हो गया। सोडियम के में देखिएगा इसमें इसके परमाणु एक बंधन से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो उसे हम बोलते हैं इसे आयन बंधन बोल सकते हैं। ठीक है, फिर देखिएगा
सह संयोजन। सह संयोजन क्या होता है? सह का मतलब देखिए एक तरह से साझा करना, यानी कहने का मतलब है कि यह एक प्रकार का ऐसा रासायनिक बंधन है जिसमें परमाणुओं का साझा किया जाता है, परमाणुओं का साझा किया जाता है। तो वैसे रासायनिक बंधन को सह संयोजन बंधन कहते हैं। सह का मतलब साझा, संयोजन का मतलब जुड़ना, साझा करके जुड़ते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम इसमें देख सकते हैं अधातु, अधातु प्लस अधातु, अधातु प्लस अधातु, यानी कहने का मतलब है सहसंयोजक जो बनाने वाले यौगिक हैं उसमें ज़्यादातर मिलते हैं हमको अधातु ही अधातु। यानी कहने का मतलब है आप देख सकते हैं जैसे हम बोलते हैं O2, O2, तो O2 में क्या हुआ? ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, Cl2, Cl2, Cl2 में क्या हुआ? Cl प्लस Cl, ये क्या है? ये भी अधातु, ये भी अधातु, यानी दोनों अधातु है आपस में। ना ही ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु को दे सकता है दूसरे ऑक्सीजन को, और ना ही दूसरा ऑक्सीजन पहले ऑक्सीजन को दे सकता है। ना ही क्लोरीन का, इस क्लोरीन का परमाणु ना ही इसके पास जा सकता है और ना ही इसके पास जा सकता है। ये केवल साझा करते हैं। क्या करते हैं? साझा करते हैं। तो ये हो गया। तो सह संयोजन जो होता है कहीं ना कहीं अधातुओं में होता है, और आयन बंधन जो होता है कहीं ना कहीं धातु और अधातु से मिलकर बनता है। तो इस उदाहरण से आप क्या हैं समझ गए होंगे कि रासायनिक बंधन क्या होता है, यानी वैसे बंधन जिसमें अणुओं में परमाणुओं को बांध कर रखने की प्रक्रिया होती है। तो वह प्रक्रिया दो तरीका से बांधा जाता है। एक बांधा जाता है आयन बंधन के द्वारा और एक बांधा जाता है सहसंयोजन बंधन के द्वारा। आयन बंधन देखते हैं तो एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन, यानी कहे तो धनायन और ऋणायन में कहे तो, यानी आयन बंधन में देखे तो एक होता है धातु और एक होता है अधातु। जैसे इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे। दूसरा है सहसंयोजन, यानी सहसंयोजन में हम देखते हैं तो अधातु और अधातु आता है, अधातु और अधातु, जिसमें आप ऑक्सीजन को देख सकते हैं, क्लोरीन को देख सकते हैं, और भी सारे हैं देख सकते हैं। तो O इसमें क्या है? ऑक्सीजन अपने आयनों का क्या करेगा? अपने परमाणु को साझा करेगा। क्लोरीन अपने परमाणु को क्या करेगा? साझा करेगा। इस तरह से हमें रासायनिक बंधन का निर्माण होता है। ठीक है। तो ये हमारा सहसंयोजन बंधन। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन जो है इस हाइड्रोजन के साथ अपने आयनों अपने परमाणु को क्या कर रहा है? साझा कर रहा है। ठीक है। और एक और खास बात, ये जो संयोजन है यह पानी में घुलता नहीं है, समझ में आ रहा ना? अपवाद में ग्लूकोज है जो घुल जाता है, लेकिन ये जो आयन है, देखो इसे आयनिक बंधन भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आयन बंधन जो है यह जल में घुलता है और जल में घुल कर यह क्या हो जाता है? आयन देता है, यानी आयन का निर्माण करता है। तो इस तरह से हम रासायनिक बंधन के बारे में जाने। ठीक है।